वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज मूवी आपको वो बताएगी, जिंदगी का ऐसा सबक सिखाएगी जिसके बारे में जानकर आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि आखिर यार मुझसे इतनी बड़ी गलती होते हुए आ रही है जिस पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। वो गलती ऐसी है दोस्तों जिसको हम में से कई लोग करते हैं, लेकिन एहसास तब तक नहीं होता जब तक कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम देखने वाले हैं थैंक यू डियर, जो हाल ही में रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत में हम प्रिया नाम की लड़की को देखते हैं जो सड़क किनारे खड़ी अपनी एक दोस्त के आने का इंतजार में है, क्योंकि वो अपनी दोस्त के साथ घर जाती है हमेशा, लेकिन उसकी दोस्त आज आई ही नहीं। और जब प्रिया अकेली खड़ी होती है तो वहाँ पे कुछ बदमाश आकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे वहाँ कोई दूसरा बंदा आने लगता है वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ रवि नाम का आदमी आता है। प्रिया बेचारी डरी भी थी, इसलिए वो रवि से कहती है क्या तुम मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दोगे। रवि कहता है कि हाँ बिल्कुल, आओ बैठ जाओ। जिसके बाद रवि प्रिया को उसकी कॉलोनी में छोड़ देता है, जहाँ से प्रिया अकेले घर की ओर जाती है। अब प्रिया तो जा चुकी थी दोस्तों, लेकिन रवि के दिमाग पर ऐसा जादू कर गई थी कि रवि उसका दीवाना हो गया था। हालांकि प्रिया ने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया था, सिर्फ उसकी आंखें रवि को उसका दीवाना बना गई। इसीलिए अगले दिन भी वो अपने दोस्त के साथ प्रिया के इंतजार में वहीं पे आ जाता है ताकि आज भी उससे मिल सके। लेकिन आज प्रिया वहाँ नहीं आती, पर कुछ पुलिस वाले जरूर आ जाते हैं जो उससे कहते हैं कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो रे। पास ही की कॉलोनी में हत्या हुई है, एक महिला ने 2 बच्चों को मार डाला, इसलिए रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं है, समझे। तो रवि तो चला जाता है दोस्तों वहाँ से, लेकिन उसे बार बार यही चीज परेशान कर रही थी कि कहीं वो महिला प्रिया ही तो नहीं जिसने उन दोनों बंदों को मार डाला। नहीं नहीं, प्रिया ऐसी हरकत कैसे कर सकती है यार, वो तो बड़ी सीधी लग रही थी। रवि इस तरह अपने दिल को तसल्ली देता है कि प्रिया ऐसा कुछ कर नहीं सकती, इसलिए वो दोबारा से प्रिया को ढूंढने निकल पड़ता है दोस्तों। उसकी कॉलोनी के पास जब खड़े खड़े वो प्रिया के इंतजार में होता है ना, तभी वहाँ पे प्रिया आ जाती है और रवि आओ देखता है ना ताओ, सीधा उसे प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन प्रिया कहती है कि तुमने तो अभी तक मुझे देखा भी नहीं है, तो बिना देखे प्यार कैसे हो गया। मैं तो हमेशा अपना चेहरा ढककर रखती हूँ क्योंकि मैं इतनी सुंदर हुई नहीं। लेकिन रवि कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो, तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि एक झलक में कोई भी दीवाना हो जाए। इन आंखों में जैसी खूबसूरती मैंने कहीं नहीं देखी। ये सुनकर प्रिया अपने चेहरे का नकाब हटाती है, जिसको देखकर रवि बिल्कुल खड़ा का खड़ा रह जाता है, क्योंकि प्रिया की आंखें जितनी सुंदर थी उसका चेहरा भी वैसा ही सुंदर होता है। रवि की अच्छाई प्रिया को पसंद आ जाती है और इस तरह से इन दोनों का रिलेशनशिप शुरू होता है। अब जरा दोस्तों हम रवि के बारे में जान लेते हैं। तो रवि एक राइटर और डायरेक्टर है। उसने अब तक कई सारी मूवीज की कहानी लिखी हुई है, लेकिन अभी तक उसको कोई ऐसा प्रोड्यूसर नहीं मिला जो उसकी कहानी पर मूवी बनाने को तैयार हो जाए। इसलिए एक तरफ से कहें तो वो अभी स्ट्रगलिंग फेस में है। हर बार उम्मीद की किरण नजर आती है, लेकिन फिर बीच में प्रोड्यूसर्स मना कर देते हैं। और अभी का जो प्रेजेंट टाइम है रवि के लिए काफी मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। वो कैसे भी करके बढ़िया मूवी डायरेक्ट करके रहेगा, ये उसकी सोच होती है। अगले सीन में रवि और प्रिया मंदिर आए होते हैं, पर जब प्रिया पूजा करने थोड़ा आगे जाती है, रवि के पहचान वाले वहाँ पे आ जाते हैं जो उससे कहते हैं कि और रवि भाई क्या हाल है, सब बढ़िया चल रहा है ना, पत्नी कैसी है, कितना महीना चल रहा है उसका। और ये चीज दूर से खड़ी प्रिया सुनती है कि शादी, पत्नी, कितना महीना चल रहा है, ये क्या है। तो उसका दिमाग खराब हो जाता है दोस्तों कि ये हो नहीं सकता। रवि शादीशुदा है क्या, उसकी पत्नी माँ बनने वाली है और इसने अभी तक मुझसे इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो वो सीधे रवि को चिल्लाते हुए कहती है आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी और तुमने मेरा भरोसा तोड़कर ये अच्छा नहीं किया। तो रवि कहता है यार मेरी बात तो सुनो, अभी जो लोग आए थे ये वही लोग हैं जिनके घर पे मैं रहता हूँ, और जब पहली बार मैं इस शहर में आया था ना, यहाँ रहने की कोई जगह नहीं थी मेरे पास। घर की तलाश मुझे इन लोगों के पास लेकर गई, इनका घर अच्छा था और किराया भी रीजनेबल था, बस इन्होंने शर्त ये रखी थी कि कपल ही आ सकते हैं। और यही नहीं, मैं जहाँ भी गया सबने यही कहा कि कपल को रहने देंगे, सिंगल को नहीं। तो तब मेरी मुलाकात एक जानकी नाम की लड़की से हुई, उसको भी यही प्रॉब्लम थी, घर नहीं मिल रहा था और जहाँ मिल रहा था वहाँ कपल मांग रहे थे। वो यहाँ पे हीरोइन बनने के लिए आई थी, तो हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम पति पत्नी होने का नाटक करेंगे ताकि ये लोग हमें रहने के लिए घर दे दे। और ऐसा ही हुआ, ये लोग हमें रखने को तैयार हो गए और उनके सामने मैं और जानकी हमेशा पति पत्नी का नाटक करते रहे, पर असल में हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। और अगर यकीन न हो तो तुम जानकी से मिलकर खुद पूछ सकती हो। इसलिए प्रिया जानकी से मिलने जाती है और जब जानकी भी वही बातें कहती है ना, तब जाकर प्रिया को यकीन होता है कि ठीक है, रवि सही कह रहा था। दोनों का रिलेशनशिप और गहरा हो जाता है, इसलिए दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं दोस्तों। क्योंकि दिक्कत ये थी कि प्रिया के घर वाले रवि को पसंद नहीं करते थे, उन्हें अपने हिसाब से लड़का चाहिए था। तो शादी के बाद जब प्रिया और रवि प्रिया के घर आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो प्रिया के पिता उनके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देते हैं कि मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी। माँ तो बेचारी उन दोनों को देखकर बड़ी खुश थी, पर पति के सामने कुछ हिम्मत नहीं होती उसकी, इसलिए दोनों रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढने लग जाते हैं। क्योंकि जहाँ पे रवि रेंट पे रह रहा था ना, जब उनको पता चला कि इसने दूसरी शादी कर ली तो उन्होंने उसे भगा लिया, जबकि उसकी ये तो पहली शादी है, उनको क्या पता वैसे। तो अपने एक दोस्त से बात करने पर वो उसको नीरज नाम के बंदे के बारे में बताता है, जहाँ 1-2 महीने के लिए रवि और प्रिया साथ रह सकते हैं जब तक उनको कोई दूसरा घर नहीं मिल जाता। तो ये दोनों जाते हैं नीरज के घर पर, वो उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत करता है और उन्हें गेस्ट हाउस में रहने की परमिशन दे देता है। नीरज दोस्तों बहुत ही अच्छा आदमी मालूम होता है। उससे बात करने पर रवि और प्रिया को पता चलता है कि नीरज की शादी शोभा नाम की महिला से हुई है, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद ही एक एक्सीडेंट के चलते शोभा की आंखें चली गई। और वो एक्सीडेंट ऐसा था कि उसके बाद डॉक्टर ने ये भी कह दिया
कि शोभा अब कभी माँ नहीं बन पाएगी। और पूरे 10 साल हो चुके हैं शादी को, और 10 साल प्रार्थना के बाद भगवान ने उनकी पुकार सुन ली और एक चांद से बेटे को शोभा ने जन्म दिया। उन दोनों के लिए उनका बेटा उनकी जिंदगी है दोस्तों। शोभा देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी अपने बच्चे का ऐसा ख्याल रखती है कि मानो उसकी आंखें कभी गई ही ना हो। मतलब ये 3 लोगों का परिवार बड़ी हंसी खुशी चल रहा होता है। अब उनके बारे में जानकर रवि और प्रिया को भी अच्छा लगता है कि चलो बच्चा हो गया, बढ़िया है। अगले सीन में प्रिया रवि को एक खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है, और ये सुनकर रवि और ज्यादा खुश। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाती, क्योंकि प्रिया की माँ उसको फोन करके कह देती है कि मुझे पता चला है कि प्रिया माँ बनने वाली है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब एक लड़की माँ बनती है तो उसको उसके परिवार के साथ होना चाहिए। अकेले हैंडल करना किसी लड़की की बस की बात नहीं है। और तुम्हें तो पता ही है कि अभी प्रिया के पापा उससे कितने नाराज हैं। मैं ये नहीं कह रही कि तुम कुछ दूसरा कदम उठाओ, लेकिन तुम समझ ही सकते हो कि जब तक प्रिया के पिता तुम्हारे रिश्ते के लिए मान नहीं जाते, तुम दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक फैमिली प्लानिंग के बारे में थोड़ा सोच समझ कर ही फैसला लो। देखो, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। मैं बस इसीलिए कह रही हूँ कि प्रिया अकेले परेशान हो जाएगी। मैं भी एक माँ हूँ और ये सब अकेले हैंडल करना कितना मुश्किल होता है मैं अच्छे से जानती हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी बेटा, तुम खुद समझदार हो। रवि समझ चुका था कि आंटी कहना क्या चाहती है। प्रिया की माँ ने जो भी कहा वो सब अपने पति के दबाव में आकर कहा दोस्तों, क्योंकि वो नहीं चाहता, यानी कि प्रिया का पिता नहीं चाहता कि प्रिया ऐसे लड़के की बच्चे की माँ बने जिसे वो अपने दामाद के रूप में कभी पसंद नहीं करेगा। जबकि प्रिया की माँ तो राजी थी इस चीज के लिए, वो खुश थी बेचारी। तो अब रवि ये जानने के बाद प्रिया से कहता है कि तुम तो देख ही रही हो ना मेरा करियर अभी कैसा चल रहा है। ऐसे टाइम पर बेबी को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो क्यों ना हम बच्चे की प्लानिंग बाद में करें, यही हमारे लिए बेहतर होगा। और ये सुनकर प्रिया को तो समझ ही नहीं आता कि रातों रात रवि को हो क्या गया है। वो कल तक तो बड़ा खुश था बच्चे के बारे में जानकर, और आज अबॉर्शन करवाने के लिए कह रहा है। वो बिल्कुल नाराज हो चुकी थी रवि से दोस्तों, और हो भी क्यों ना यार, जो खुशियां आ रही थी रवि ने उसको आने से पहले ही रोक दिया। अब अगले सीन में प्रिया ऑफिस की एक खास मीटिंग के लिए चले जाती है, और घर में रवि अकेला होता है। और तब नीरज उसके पास आकर कहता है कि शोभा डॉक्टर के वहाँ गई है और मुझे भी अर्जेंट काम से जाना पड़ रहा है, बस 1 घंटे की बात है, तो मेरे बेटे को संभाल सकते हो क्या, क्योंकि शोभा को 1 घंटा लगेगा वापस आने में। तो रवि कहता है हाँ जरूर, मैं संभाल लूंगा, आ जाओ। तो नीरज उसको बच्चे का दूध भी दे देता है ताकि रोने पर वो उसको दूध पिला सके। अब घर में दोस्तों सिर्फ रवि और वो बच्चा मौजूद था। रवि अपने सारे प्रोड्यूसर से बातें करता है जिनको वो अपनी कहानी बता चुका था उनको, क्योंकि उस समय उन्होंने कहा था कि बाद में जवाब देंगे कि मूवी बनानी है कि नहीं। लेकिन जिसे भी रवि फोन करता वो सब यही कहते हैं कि अभी तो बजट है ही नहीं, दूसरी बड़ी मूवी पे काम कर रहे हैं, तो अभी टाइम भी नहीं है और बजट भी नहीं है। इस तरह मतलब रवि को अलग अलग जगह से अलग अलग बहाना मिलता है। रवि को बुरा भी लगता है कि यार मैं करूँ क्या, कहीं से भी काम नहीं बन रहा, कोई भी मेरे साथ मूवी बनाने को तैयार नहीं है, बताओ। इसी टेंशन को कम करने के लिए वो एक के बाद एक करके कम से कम 20 सिगरेट पी जाता है। उसे होश ही नहीं रहता कि वो कितनी सिगरेट पी चुका है। और अभी भी दोस्तों वो रुका नहीं, पूरा घर धुएं से भर जाता है, मानो वहाँ रुकने पर दम घुट जाए। और यही सारा धुआं बाजू में लेटे हुए नीरज के बेटे के अंदर भी जा रहा था। और वो बेचारा बच्चा तो 1 साल का भी नहीं था, उसको पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। धुआं इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि बच्चे का चिल्लाना तो छोड़ो, वो बच्चा सांस तक नहीं ले पा रहा था, उसका दम घुट रहा था दोस्तों। पर रवि का ध्यान उस पे जाता ही नहीं, वो बस अलग अलग लोगों को फोन करके अपनी मूवी की बात करता है कि मुझे मूवी मिलेगी कि नहीं। और तब करीब 1 घंटे के बाद उसको बच्चे का ध्यान आता है। तुरंत आता है वो बच्चे के पास और उसको दूध पिलाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि बच्चे माफ कर दे यार, काम के चक्कर में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि तुझे दूध पिलाना है, इसलिए अब पी ले। लेकिन ये क्या दोस्तों, बच्चा तो कोई हरकत कर ही नहीं रहा और ना ही वो दूध पी रहा है। ऊपर से उसका शरीर बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका है। कुछ ही पल में रवि समझ जाता है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। बच्चा होश में क्यों नहीं आ रहा, उसका दिल और धड़कन बहुत तेज हो जाती है दोस्तों रवि की। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करो, और घबराहट में वो बार बार प्रिया को कॉल लगाता है, लेकिन वो मीटिंग में बड़ी बिजी होती है, इसलिए फोन उठाती नहीं। और जब मीटिंग खत्म होती है, करीब आधा घंटा हो जाता है, तब जाकर प्रिया उससे कहती, पागल हो गए हो क्या रवि, कितनी बार पता है तुम्हें कि मैं जब बिजी रहती हूँ तो फोन नहीं उठाती। तो रवि तो डरते हुए सारी बातें बताता है कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, वो ये नहीं बताता कि इतना सिगरेट का धुआं जाने से बच्चा मर गया, क्योंकि एक्चुअली में उसको भी पता नहीं था कि सिगरेट के धुएं से ये सब हुआ। उसको तो लग रहा था कि दूध पिलाने में काफी टाइम हो गया था, इसीलिए ऐसा हुआ। तो प्रिया भी एकदम से घबरा जाती है, वो कहती है कि जल्दी से जल्दी उसे हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं वहाँ पहुंच रही हूँ। अब घर पर दोस्तों रवि का एक प्रोफेसर उससे मिलने आया होता है और इसी ने उसको कहानी लिखना सिखाया था। रवि प्रोफेसर को सारी बातें बताता है, जो सुनकर प्रोफेसर भी हैरान। और फिर ये दोनों जल्दी जल्दी बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तब तक प्रिया भी वहाँ पे आ जाती है। डॉक्टर तुरंत बच्चे को अपने साथ लेके जाते हैं अंदर और उसका इलाज शुरू कर देते हैं। किसी को नहीं पता कि बच्चे के साथ क्या हुआ है, वो बच पाएगा या नहीं, कुछ नहीं पता। और सोचिए दोस्तों, अगर नहीं बच पाया तो वो नीरज और शोभा का क्या होगा, उनको क्या जवाब देंगे ये लोग, क्योंकि उनका बेटा उनको जान से प्यारा था। 10 साल के बाद बेटा हुआ था। तो रवि को नजर आता है कि नीरज भी यहाँ पे आया हुआ है अपनी पत्नी को दिखाने, और नीरज को नहीं पता कि उसका बेटा इसी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। रवि तो नीरज को देखकर घबरा ही जाता है दोस्तों कि करूं क्या, और वो अभी नीरज को कुछ बताना नहीं चाहता जब तक मतलब डॉक्टर का कोई जवाब नहीं आ जाता। तभी उसको दिखाई देता है कि हॉस्पिटल में जानकी भी आई हुई है और वो अकेली नहीं है,
बल्कि उसके साथ पुलिस वाले भी हैं जिन्होंने उसको पकड़ के रखा हुआ है। रवि को समझ नहीं आता कि जानकी यहाँ पे क्या कर रही है और पुलिस ने उसको पकड़ा क्यों है। तब पुलिस ऑफिसर रवि से कहता है कि हमने बताया था ना तुम्हें, एक महिला ने 2 बंदों की हत्या कर दी। वो महिला यही जानकी है। इसने ये काम अकेले नहीं किया बल्कि रमेश नाम के आदमी के साथ मिलकर किया है। रवि को तो लगता है जैसे 440 वोल्ट का झटका कि रमेश असल में प्रिया का पिता है। उनका जानकी के साथ क्या लेना देना। दोस्तों, जानकी भूल तो नहीं गए कौन है? अरे वही जिसके साथ पहले फेक पति पत्नी बन के रवि रहा करता था। रवि सोचता है कि आखिर इन दोनों ने मिलकर क्यों मार डाला किसी को। दोस्तों, यहाँ से कहानी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाती है। हम देख पाते हैं कि जानकी इस शहर में आकर एक वकील से मिलती है। उसको अपना केस बताती है कि 1 हफ्ते पहले उसकी बहन को उसके ही ऑफिस में काम करने वाले 2 लोगों ने गलत काम करके मार डाला। जानकी ने कई बार आवाज उठाई लेकिन उन दोनों की पहचान ऊपर तक थी, इसलिए कोई उसका केस लड़ने को तैयार ही नहीं था। और जिस वकील के पास वो अभी आई है मदद की गुहार लेकर, वो भी मदद करने से मना कर देता है कि मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकता और तुम्हें भी सलाह दूंगा अपनी बहन को छोड़ो और वापस चले जाओ, वरना उसकी तरह तुम्हारा भी वही हाल हो जाएगा। ये मेरी चेतावनी समझ लो या सलाह, बाकी तुम समझदार हो। अब वकील भी ऐसा जवाब देने लगेंगे तो इंसान कहाँ मदद मांगेंगे यार। उस समय रमेश भी वहीं पे बैठा होता है जो सारी बातें सुन लेता है दोस्तों, और ये बात उसके दिल पे लग जाती है कि आखिर ये बच्ची मदद मांगने के लिए आई है लेकिन कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा। वो जानकी को दूर लाकर कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि ऐसे दरिंदों को सजा दी जा सके। जब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगे तो जिम्मेदारी आम इंसान को उठानी ही पड़ती है। और दोस्तों, यहाँ से मास्टर प्लान शुरू होता है उन दोनों को मारने का। जानकी अपनी बहन के हत्यारे के साथ पहले दोस्ती करती है और जब वो लोग उसको अपने घर लेके जाते हैं तो इंटीमेट होने के बहाने से जानकी उन दोनों की हत्या कर देती है। इस तरह से उसने अपनी बहन को इंसाफ दिलाया। लेकिन जानकी और रमेश यहाँ रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि जानकी की तरह और भी लोग होंगे जिनकी आवाज को दबाया जा रहा होगा। तो ये लोग अपनी टीम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि सब मिलकर ऐसे बुरे लोगों को जिन्हें कानून सजा नहीं दे रहा उनको सजा दे सके। लेकिन इसमें जानकी एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। वो एक अंडरकवर एजेंट को ही अपनी टीम में शामिल कर लेती है, जिससे होता यह है कि पुलिस वाले जानकी और रमेश को पकड़ लेते हैं दोनों को। अब ये सारी बातें जानकर रवि और प्रिया दोनों हैरान। तभी वहाँ पे डॉक्टर आकर वही दुखद खबर देता है जिसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि दोस्तों सच में नीरज के बेटे की मौत हो चुकी है। वो बच्चा मर गया बेचारा। रवि और बाकियों के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब क्या होगा। रवि कहता है कि हम अनाथ आश्रम से एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे और उसे शोभा को दे देंगे। वो देख नहीं सकती ना, तो उसको लगेगा कि वो उसी का बेटा है और नीरज को हमें बताना पड़ेगा। लेकिन उसको चेतावनी भी देनी होगी कि अगर उसने सच्चाई बताई शोभा को तो शोभा शायद वो सदमा बर्दाश्त ना कर पाए और उसकी भी कहीं मौत ना हो जाए अपने आप। हाँ, जानता हूँ ये बहुत बड़ा गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। जरा सी लापरवाही और उस सिगरेट के धुएं ने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। रवि तुरंत एक अनाथ आश्रम से कांटेक्ट करता है जहां वो अक्सर समय मिलने पे जाया करता था। वहीं तो वो लोग रवि को अच्छे से जानते थे और जब सारी बात बताता है वो, तो वो शोभा की खातिर उसको नीरज के बेटे की ही एज का कोई मिलता जुलता बच्चा देने को तैयार हो जाते हैं। अब प्रोफेसर घर आते हैं जो कि डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आए थे। वो आते के साथ ही रवि से कहते हैं, नीरज का बेटा अनजान कारणों से नहीं मरा बल्कि तूने उसकी हत्या की है। उसके शरीर के अंदर से काफी मात्रा में सिगरेट का धुआं पाया गया। बच्चे की ऐसी हालत हो गई थी कि वो सांस तक नहीं ले पा रहा था और हॉस्पिटल आने की कुछ देर के बाद ही उसकी मौत हो गई। तूने अपने नशे के चक्कर में एक मासूम को मार डाला। शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरे जैसे न जाने कितने लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो छोटे बच्चों के सामने सिगरेट पीते हैं। इससे कितना बुरा असर होता है बच्चों पर कोई जानता भी है? दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सच है यार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर साल लाखों की तादाद में बच्चे सिर्फ सिगरेट के धुएं से मर जाते हैं, जो कि घर के सदस्य पीते हैं, और वो सारे बच्चे 5 साल से कम के होते हैं। बच्चों के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि ऐसे खतरनाक धुएं को वो सहन कर पाए। दुनिया में जितने बच्चे इस चीज से मरते हैं ना, उनमें से एशिया के ही 46% आते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे इंडिया में भी आए दिन ऐसा होता है। दोस्तों, लोग छोटे बच्चों को गोद में लेकर पान की टपरी पे जाते हैं, खड़े खड़े सिगरेट पीते हैं, घर पे आके जब मन किया तो वहीं पे फूंकना शुरू कर देते हैं, और वो सब अनजाने में ही अपने बच्चों को मारने की कोशिश में होते हैं। और तब तो हमें इसके बारे में पता नहीं चलता, लेकिन पता तब चलता है जब कुछ गलत हो जाए। और यही तो ये मूवी हमें सिखाना चाहती है कि नशे की आदत छोड़ो, और ना छूटे तो कम से कम बच्चों से दूर रहकर ये काम करो। अब घर पर जैसे ही नीरज आता है तो रवि तुरंत उसको अनाथ आश्रम वाला बच्चा देकर उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि सर, मुझे माफ कर देना, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, अनजाने में मेरे हाथों आपका बेटा मारा गया। और बेचारा नीरज दोस्तों, उसके दिल पे ऐसा पत्थर पड़ता है कि क्या बोले, टूट जाता है बेचारा। उसको गहरा सदमा लग चुका था कि जब वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो उसकी पत्नी तो कैसे ही करेगी। इसीलिए ना चाहते हुए भी वो अपनी पत्नी से झूठ कहने को तैयार हो जाता है कि यही हमारा बच्चा है, वो नया वाला दोस्तों। पर तब प्रिया वहाँ पे आके सभी को सच्चाई बता देती है और नीरज से कहती है, आपका बेटा
बेटा बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि ये सब सिगरेट के धुएं की वजह से हुआ है और अभी तो उन्होंने बच्चे को खतरे से बाहर भी कर दिया, लेकिन जान तक जा सकती थी उसकी। और मैं खुद रवि के इस सिगरेट पीने वाली हरकत से परेशान थी, इसीलिए मैंने प्रोफेसर के साथ मिलकर रवि को सबक सिखाना समझा ताकि आइंदा वो कभी सिगरेट ना पिए। और दोस्तों ये सुनकर रवि और नीरज में तब जाकर जान आती है। रवि प्रिया से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, आज तुमने मुझे ऐसे गिल्ट से बाहर निकाला जिसे मैं कभी माफ नहीं कर पाता खुद को। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। नीरज फिर अनाथ आश्रम वाले बच्चे को भी अपना लेता है दोस्तों, क्योंकि उस बच्चे को भी तो माता पिता का प्यार मिलना चाहिए। और अब अगर वो ऐसे ही बच्चे को वापस छोड़ देता तो न जाने क्या पता कभी कोई उसको अडॉप्ट ना करे और ये बच्चा हमेशा हमेशा के लिए अनाथ रह जाए। इसलिए उसने उस बच्चे को भी अपना लिया और शोभा भी उस बच्चे को अपने साथ रखने को तैयार हो जाती है। दोस्तों मूवी के आखिरी सीन में कांस्टेबल रवि से कहता है जानकी को पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए हम उसको हॉस्पिटल लेकर आए थे, लेकिन वो हमें चकमा देकर भाग गई। अगर वो तुम्हें कहीं नजर आती है तो तुरंत हमें कांटेक्ट करना। तो रवि जैसे ही प्रिया के पास आता है उसको जानकी से फोन पे बात करते हुए देखता है। वो कह रही थी तुम सेफ हो ना, फिक्र मत करना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और रवि को समझ नहीं आता कि प्रिया और जानकी का चक्कर क्या है। तो तब प्रिया यहाँ पे रिवील करती है कि मुझे ये सब पहले से ही पता था कि जानकी क्या क्या कर रही है और ये सारा प्लान मेरे पिताजी, जानकी और मैंने बनाया था। पिताजी ने जब मुझे बताया कि वो जानकी की मदद क्यों कर रहे हैं तब मैं भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। ये सुनकर रवि भी हैरान हो जाता है दोस्तों। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे पिता और तुम पे बड़ा गर्व है कि तुम दूसरों के लिए कितना सोचते हो। इसके बाद हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो जानकी का केस हैंडल कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पे पता चलता है कि जानकी खुद से नहीं भागी थी, बल्कि ऑफिसर ने खुद उसको जाने दिया, क्योंकि इसमें जानकी की कोई गलती नहीं थी। ऑफिसर को पता था कि जो काम जानकी ने किया वो असल में हमें करना चाहिए था, पुलिस वालों को, लेकिन हमने नहीं किया। और वो ऑफिसर अब रमेश को भी आजाद करने का वादा करता है कि जल्दी से जल्दी उसको भी बाहर कर देंगे। और सच में दोस्तों ऑफिसर दिल का बहुत ही अच्छा निकलता है। सही कहते हैं यार, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। किसी एक बुरे पुलिस वाले को देखकर हम सभी को बुरा नहीं कह सकते, वो तो हमने एंडिंग में देख ही लिया। और दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, नशा वशा छोड़ दो दोस्तों। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।